Can start. Yes. चलिए, आज हमने कुछ नंबर ऑफ सीरीज ऑफ केसेस हमने रखा हुआ है. आउट ऑफ देम आई टेल यू एग्जैक्टली, आप मार्क कर लें अपने लिस्ट पे, लीडिंग केसेस के लिस्ट पे. वन इज द सीएमसी वेल्लोर. टुडे वी विल डिस्कस. दिस इज एट द सीरियल नंबर ऑफ द लीडिंग केस. ये हैं आपके सीएमसी वेल्लोर. अनदर इज, टुडे व्हाट वी विल डिस्कस, दिस इज द डीके बासु. Third is in queue. It is Visakha. All are from PIL. Fourth is, this is the common cause PIL. इसको 24 को मैं अभी हटा रहा हूँ. आई एम नॉट टेकिंग दिस 24 today. Today I am taking this particular Selvi, which is at serial number 26 in the PIL. Fourth, I am taking extension of this particular Selvi, that is a constitution bench judgment in 18, common cause, a registered society. And first of all, I'll take this state of West Bengal, which is at serial number 25. So total 3 and 3, 6 judgments are there in the frame. And all are confined to Article 32 and PIL only. And last day, we already discussed the concept of PIL. Mr. Raju, kindly mute yourself. Some voice is coming at your end. Okay. Done. So, yesterday we had discussed regarding Article 32, fundamental rights, and the concept of PIL through a judgment is called Balwant Singh Chaufal. Today I am not going to invoke that particular judgment in our list. But first of all, I would like to discuss regarding this judgment which is in the our leading cases, 86 leading cases at the serial number 25. That is called State of West Bengal and others versus the Committee for Protection of Democratic Rights West Bengal, which was the civil appeal number such and such, and the date of judgment is 17th 2010. It is a 2010 judgment, and it is a constitution bench judgment. The KG Balakrishnan, then and there CJI, RV Ravindran, DK Jain, P Sadasivam, and JM Panchal. And the judgment is written by DK Jain. Before starting this judgment, let me tell you something regarding Mr. DK Jain. और जिस समय मतलब 2012 में जब मैं इस कोर्ट में आया था, तो आई यूजुअली यूज टू सिट इनटू दिस कोर्ट जहां डीके जैन हुआ करते थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनकी क्वेरीज. और उनकी एक बहुत ही प्यारी सी आदत थी कि वो इंटरेक्शन मतलब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पुट अप करते थे ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स. और उनके क्वेश्चंस
मुझे बड़े अच्छे लगते थे और अपील करता था, और वो क्वेश्चंस ही आज मुझे सीखने को मिलता है। और स्पेसिफिकली मैं एक दो कोर्ट का नाम लेता हूँ जहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आते हैं आज के डेट में भी। उसमें से एक कोर्ट है आपके जस्टिस दीपांकर दत्ता का, और इवन दो एक जेके महेश्वरी सर का कोर्ट है। आप इस कोर्ट में जाएं तो आपको बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा कि मुझे इस पॉइंट पे तैयार रहना चाहिए। हाउएवर एक मिक्स रिएक्शन है, ये कोर्ट अच्छा है बुरा है उसमें मत जाइएगा। सीधा सीधा कोर्ट में जाकर के बैठिए और उनके क्वेरीज को समझने का कोशिश कीजिए, और इससे बेस्ट लर्निंग प्रोसेस नहीं मिलेगा। लाइफ एंड परफेक्ट बहुत कुछ। और मेरा ये एडवाइस है आप लोगों के साथ, प्लीज टेक अ पेन एंड पेपर सो दैट कि कुछ जरूरत पड़े तो आप नोट डाउन करें। ये एडिशनल एडवाइस है, बट नाउ आई विल एंटर इनटू द पर्टिकुलर पार्ट बिकॉज हमने इसी चीज से शुरुआत की थी, सीखा है उसी तरीके से, और मैं चाहता हूं कि शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। तो आप लोग भी एक्सरसाइज करके टेस्ट कर सकते हैं कि क्या करते हैं। नाउ दिस जजमेंट इज कन्फाइंड टू, आप जरा देखिए, हमने दो तीन चीजें ऑलरेडी कर रखी हैं कि हेड नोट्स को कैसे स्कैन किया जाता है, इस पॉइंट को कैसे लोकेट किया जाता है। आज हम लोग सिर्फ ये करेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ है और कैसे, एंड व्हाट इज द रीजनिंग, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा एक ब्लिंक्स इस जजमेंट के थ्रू एक्सपेरिमेंट करते हैं, विच इज अ फ्रेश, दैट इज द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। आप जरा पहला लाइन देखिए, विच इज कंसर्न टू द कॉन्स्टिट्यूशन and this is concerned to the article 32 and 226, read with article 21, meaning thereby यहाँ पर article 32 भी है, 226 भी है and 21 भी है। और कल हमने पॉइंट आउट किया था कि मोस्ट ऑफ द लीडिंग केसेस, यदि हाईएस्ट लीडिंग केसेस किसी आर्टिकल को लीड करता है तो दीज आर द आर्टिकल 21 इन दिस आर लीडिंग केसेस लिस्ट। तो उस इसलिए हमने इसको सबसे पहले चुना है, एंड दिस इज द ऑफ कोर्स दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट। so the fundamental right, and this is confined to, what is confined to the article 21, the main thing is confined to the article 21, fair and impartial investigation under judicial review. This is confined to this. Now थोड़ा सा और मैं नीचे आऊं, पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड को आपको बताऊं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस केस। ये केस एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पर आप देखें तो कई आर्टिकल्स और है, आर्टिकल 13, 32, 142, 144 एंड 226, दिस इज आल्सो इन्वॉल्व। इट्स नेचर एंड स्कोप एक्सप्लेन देयर, उस पर मैं वापस आऊंगा थोड़ा, और मैं केस को समझते हैं पहले, उसके बाद फिर एंट्री करेंगे। एक और आर्टिकल है दैट इज इन्वॉल्व हियर, दैट इज, दिस इज आल्सो हियर द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, and this is again the separation of power, and this is the most important part of this particular judgment, which is called the separation of power, which is imparted with, I mean connected with the basic structure theory, which is also the part of the principle of constitutionality. Principle of constitutionality means what? The ethics of the constitutional interpretation. Now, this judgment is also confined to the Article 245, 246, 7th Schedule, List 1, Entries 2A and 80, List 2, Entry 2, List 3, Article 32 and 226, Legislative Power of Parliament and State Legislature and Judicial Review. What is this? मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया है कि 32, 144, 142, 245, 226, ये सब कुछ तो बाउंसर जा रहा होगा। थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं। इस केस की कहानी कुछ इस तरीके से है। 245 आर्टिकल 245 246 सोर्स है
शेड्यूल 1 7th शेड्यूल का, विच इज कंप्राइजिंग 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। और ये वो लिस्ट है जिसको हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। इस लिस्ट में एक सीरीज ऑफ सब्जेक्ट मैटर डाला हुआ है, और किसका कौन सा जुरिडिक्शन, स्टेट का कौन सा जुरिडिक्शन है जहां सिर्फ स्टेट लेजिस्लेट करेगी, स्टेट लेजिस्लेशन का। सेंट्रल लेजिस्लेशन विच इज द पार्लियामेंट, इनका क्या सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स है वो यूनियन लिस्ट में है। और जहां दोनों के ओवरलैपिंग है, नेशनल इंटरेस्ट और लोकल इंटरेस्ट को देखते हुए, वो कंकरेंट लिस्ट। और ये तीनों लिस्ट को कंट्रोल करने के लिए जिसकी जो जेनेसिस एंड सोर्स है, व्हिच इज आर्टिकल 245 एंड 246, जहां स्पेसिफाइड है कि कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन में किसको डोमिनेट किया जाएगा, किसके पावर को प्रिविलेज दिया जाएगा, और कहां किसको अपने सेकंड स्टेटस पे रखा जाएगा। एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट और नॉट? और इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो कई सेंस में आता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेंस है कि स्टेट और यूनियन के बीच में जो पावर्स हैं वो बिल्कुल सेपरेटेड हैं, विदाउट एनी एम्बिग्विटी। एक का पावर दूसरा एक्सरसाइज नहीं करेगा, दूसरे का पावर पहला एक्सरसाइज। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि 3 डिफरेंट विंग है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशियरी। अब क्वेश्चन ये है कि ये तीनों भी एक दूसरे के पावर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेट है। लेजिस्लेशन का काम पार्लियामेंट का है और लेजिस्लेटर का है, स्टेट असेंबली का, दे विल डू देयर ओन जॉब। एग्जीक्यूटिव्स का काम है एग्जीक्यूट करना, दे विल डू देयर ओन जॉब। जुडिशरी का काम है एडजुडिकेट करना, बट तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। नाउ क्वेश्चन ये था, एक यूनिट है दैट इज कॉल्ड, एक लिस्ट में ये मेंशन किया हुआ है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट। स्टेट लिस्ट में पुलिस का रोल है और उसका कंट्रोल है स्टेट के पास, और पुलिस को ही सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेशन का पावर दिया गया है, क्राइम रजिस्ट्रेशन है। मिस्टर राजू, हमने आपको म्यूट किया था, इट इज अनम्यूटेड एंड अगेन डिस्टर्बिंग, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज डोंट अनम्यूट इट। थैंक यू सर। So that's what the rhythm is being interrupted. So the police is under the control of the state government, which is the executive end, right? सीआरपीसी में स्पेसिफाइड है, किसी भी लोकल थाने के अंदर यदि कोई भी घटना घटती है, उस थाने का जो इंचार्ज है वो वहां पे रजिस्टर करेगा, जुरिडिक्शनली वो कन्फाइंड है, और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करेगा। अगेन एक दूसरा यूनिट है दैट इज कॉल्ड सीबीआई, विच इज द अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और किसी एक घटना को लेकर के कई बार ये कंफ्लिक्ट चलता है कि ये सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए नहीं किया जाए, किया जाए नहीं किया जाए। नाउ तो सिंक्रोनाइजेशन कुछ इस तरीके का है कि स्टेट गवर्नमेंट खुद से रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसका इन्वेस्टिगेशन ये सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। सो दिस इज द प्रोसेस ये है कि स्टेट गवर्नमेंट, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन्वेस्टिगेट करो, और वो इन्वेस्ट और ट्रांसफर होता है, इन्वेस्टिगेशन जुरिडिक्शन ट्रांसफर होता है, और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इस जजमेंट में क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं, और एंड
ऑन रिकॉर्ड ये क्लियर था कि फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड, बट नॉट प्रॉपरली एड्रेस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन ये था, कोर्ट ने ये कहा कि ये तुम दोनों का आपस का मामला है, एंड आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनली empowered टू प्रोटेक्ट देम, और तुम लोग आपस में ट्रांसफर खेल रहे हो, ब्लेम गेम खेल रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, और कंसिस्टेंटली फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। सो अब मैं इंटर करता हूं और तुम्हारा पावर बिना तुम्हारे रिक्वेस्ट के हम दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। Does this act was violation of separation of power by the court? The answer is no. Why? Because it was for the protection of fundamental right. कोर्ट ने किस पावर को एक्सरसाइज किया? इट वॉज 32(2) and also empowered to the High Court कि please, as and when occasion knocks and required, you can also transfer from one state to the another, one investigating agency to the another. इनको रिक्वेस्ट करो या मान ले, अच्छी बात है, जब ये नहीं माने, do that, but ultimately protect the fundamental right of the citizen. So ये नटसेल है इस पूरे केस का, और किस तरीके से, किस रीजनिंग के साथ ये आया है, ये आपको देखने को मिलेगा। और चूंकि यहाँ पर ये डिस्कशन है सेपरेशन ऑफ पावर, और ये सेपरेशन ऑफ पावर से थोड़ा अलग हट करके एक्शन में आई है कोर्ट। सो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल्स इवॉल्व होकर के आया है वो ये आपको मैं दिखाता हूँ। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यहाँ पर यह है कि एडजुडिकेशन प्रोसेस, जहां पर जुडिशियरी उसको गो थ्रू होती है। रिव्यू का मतलब ये मत समझिएगा कि ये पहले कहीं और जुडिशियल ट्रायल कोर्ट में हुआ और ऊपर रिव्यू के लिए आया। इवन एग्जीक्यूटिव एक्ट और लेजिस्लेटिव एक्ट की जो रिव्यू करती है कोर्ट, दैट इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू, जिसको हमने लिस्ट में कोड करके रखा है JR। JR मीन्स जुडिशियल रिव्यू। जहां कहीं भी JR होगा आप उसको वो समझे। एक जगह पर ये भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, POP कैपिटल O स्मॉल JR मीन्स प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। Am I clear up to this point or not? You can find out somewhere in this. At least भरत जी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ये क्वेरी रहती है कि ये क्या आपने लिख दिया। क्यों भरत जी? भरत जी हैं या नहीं है? यस सर, यस सर। है, चलिए अच्छी बात। तो अब हम जरा इसकी बात कर ले, जुडिशियल रिव्यू की बात कर ले थोड़ा सा। इस पूरे पैराग्राफ को आई वुड लाइक टू रीड इट अगेन, रीड इट नॉट अगेन, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही नहीं, फिर से मैं ये दिखा दूं इस पर्टिकुलर पार्ट को जहां पर इतने सारे लिखे हुए हैं। Judicial review, nature and scope of the Constitution expressly confers the power of judicial review on the Supreme Court and the High Court under Article 32 and 26 respectively. Expressly, the word is written there, expressly confers the power of this. In view of the constitutional scheme and the jurisdiction conferred on the Supreme Court under Article 32 and on High Court under Article 226, the power of judicial review being an integral part and essential feature. यहाँ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। The power of judicial review being an integral part and essential feature of the Constitution, constituting its basic structure. No act of parliament
can exclude or curtail the power of constitutional court with regard to the enforcement of fundamental right. क्या डिक्लेयर्ड है ये? हाई कोर्ट की जो पावर है और सुप्रीम कोर्ट की पावर है अंडर आर्टिकल 226 एंड 32 respectively cannot be excluded or curtailed by any act of parliament. जरा ध्यान से समझिए इसको, बेसिक स्ट्रक्चर का ये हिस्सा है. तो कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट कैन नॉट एक्सक्लूड और curtail the power of the constitutional court with regard to enforcement of fundamental right. Beside supremacy of the constitution, separation of power between legislature, executive and judiciary constitutes basic feature of the constitution. This is the separation of power, and this is also one element of basic structure doctrine, which is called the separation of power between legislation, executive and judiciary constitutes basic feature of the constitution. This is the basic feature of the constitution. It is reiterated in this segment. So basic structure का ये लाइन यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर की बात आ रही है तो ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात करती है, यानी एक दूसरे में इंटरफेरेंस ना करने की बात करती है. और साथ में ये भी कहती है कि चूंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसलिए पार्लियामेंट इसको कट डाउन और कर्टेल, और इवन the word was used here is not only the curtail. Let me just check it up. Integral part है उसको curtail या override, exclude, sorry, and no act of parliament can exclude or curtail the powers of the constitutional court, which is advocate on record under article, court of record under article 215 as well as 129. This is the constitutional court, cannot curtail. Besides supremacy, the constitution, the separation of power between the legislature, executive and judiciary constitute basic feature of the constitution. Nevertheless, judicial review stands entirely on the different pedestal. Judicial review is the essential for resolving the dispute regarding the limits of constitutional power. So जुडिशियरी जो है ना अलग फुटेज पे क्यों है, डिफरेंट पेडेस्टल पे क्यों है? क्योंकि जब कभी भी डिस्प्यूट अराइज होता है रिगार्डिंग द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, किसका पावर क्या है, तो उसको रिजॉल्व जुडिशियरी ही करता है. जुडिशियरी इज द एसेंशियल फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर and entering the constitutional limitation as an ultimate interpreter of the constitution. Sorry. एक काम करते हैं, ये बहुत ही इरिटेट करता है मुझे, थोड़ा सा हाइलाइटर यूज कर लेते हैं. अब अच्छा रहेगा. नाउ आई कैन पुट लाइक दिस, है ना? So judicial review is essential for resolving the dispute regarding the limit of the constitutional power and entering the constitutional limitation as an ultimate interpreter of the constitution. Judiciary के पास है. थोड़ा सा और मैं यदि कहूं कंट्रोल, so judicial review of law is embedded in the constitution by virtue of article 13 read with article 32 and 226 of the constitution. What is the meaning of that article? आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इंटरेस्टिंग पार्ट है.
Judicial review of law is embedded in the constitution by virtue of, ये कितना प्यारा यूज है दिस वर्ड का, by virtue of article 13, read with article 32 and 226 of the constitution is embedded. क्योंकि आर्टिकल 13 क्या कहता है, inconsistency of the constitutional part, sorry, unconstitutional part be void. Who will declare the void? The constitutional courts. Where the power is there, the power is 32 and 226. Same things they are saying. Judicial review of law is embedded in the constitution by virtue of article 13, read with article 32 and 226 of the constitution. It acts as the, it means the constitutional court. It acts as the final arbiter, not only to give effect to the distribution of legislative power between the parliament and the state assembly. It is also necessary to show any transgression by each entity. This is the role of the court under article 32 and 226. So significance of the difference between this particular part is talking about the significance of the difference between the power of Supreme Court under article 32, 142, 144 and High Court under article 226. They also explained, and under the head of the separation of power, basic structure theory and principle of constitutionality. इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को रखा है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वाले पार्ट में। हालांकि आप उसको अलग भी कर सकते हैं, 32 में भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों जगह पर है। So this judgment was explained regarding the separation of power, which is the basic structure theory, और इस कंफ्लिक्ट को कैसे ओवर रूल किया हुआ है वो आगे आपको by reviewing other articles this is came into the picture, and ultimately यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं the principle of federal supremacy laid down in article 246. Federal supremacy means central government की supremacy over the state government. The principle of federal supremacy laid down in article 246 cannot be restored to unless there is an irrevocable direct conflict between the entries in the union list and the state list. If the federal structure is violated by any legislative action, the constitution takes care to protect the federal structure by ensuring the court act as guardians and interpreter of the constitution and provide remedy under article 32 and 226 whenever there is an attempted violation. That is the doctrine of separation of power. थोड़ा सा साइलेंस ब्रेक करते हैं, 5 मिनट डिस्कस करते हैं, अगेन इसको थोड़ा हम आगे ले चलेंगे। ये जजमेंट हमने क्यों चुना सबसे पहले, क्योंकि हमारे लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन रिट एंड पीआईएल का मोड जो है ना वो 32 एंड 226 है, और ये जब इसके पावर को यदि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया हो, एक लिमिट को डिफाइन किया गया हो और यह स्केच खींचा गया हो, तो उसको समझना और बहुत ही जरूरी होता है, सो दैट कि एक क्लियरिटी आ जाए इस पॉइंट पे, सो दैट वी कैन अप्लाई थ्रू आउट। थोड़ा मैं इस पॉइंट पे आऊं कि इस केस में क्या आया था, उसके बाद मैं थोड़ा और ऊपर जाऊंगा। जस्ट लेट अस कम टू द अनदर पार्ट। वी रेड दिस पर्टिकुलर दीज टू पर्टिकुलर पार्ट व्हिच इज इन इटैलिक। Just I'll go to the first page now.
दिस इज द इम्पोर्टेंट, यहाँ पर 3 ही आर्टिकल इटैलिक में दिया हुआ है, दिस इज 1 और 2 हमने पढ़ ही दिया, इसको भी पढ़ ही लेते हैं। And this is talking about the Article 32 judicial. The direction by the Supreme Court. See, this is the important part. The direction by Supreme Court oblique High Court to CBI to investigate a cognizance offence committed within the territorial jurisdiction of a state without the consent of the state government. इसमें 2 चीजें हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. Direction by whom? Direction by whom? This is the Supreme Court and High Court, oblique High Court. This direction to whom? To CBI. Am I clear to point out these 2 lines? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ये इनका जुरिडिक्शन नहीं है कि हाई कोर्ट डायरेक्ट करे, ये स्टेट गवर्नमेंट का, और उसको आगे सब्सटेंशिएट किया हुआ है to investigate a cognizance offense committed within the territorial jurisdiction of a state without the consent of. Why the word without is written? I explained you earlier, little bit earlier, कि यदि वो कंसेंट दे दे तो वो ऑफिशियल प्रोसेस है, वो ट्रांसफर हो जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. फिर से एंड थोड़ा और मैं इसको हाईलाइट करूं, द डायरेक्शन बाय द कोर्ट, constitutional court, Supreme Court and High Court is the constitutional court. This is the issues, this was the issues before this court. आप जरा यहां देखें, will neither impinging upon the federal structure, कहने के इस तरीके का यदि डायरेक्शन हो तो क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन है? क्वेश्चन ये था. ये कहते हैं एक्सप्लेन, हेल्ड क्या किया है, will neither imping upon federal structure of the constitution nor will it violate the doctrine of separation of power and shall be valid in law. This is the finding. अब आप बताइए कि ये फाइंडिंग क्यों, what is the reason for that, what is the reason, that is the law. So let us come and find out the reason. Just इसको हटा दें. This is the ultimate finding and further is the reason. State, now reason क्या है वो देखिए, state has a duty to enforce human right of a citizen providing for fair and impartial investigation. Constitutional court can exercise its power of judicial review and direct CBI to take up investigation within the jurisdiction of the state. However, this extraordinary power must be exercised sparingly, cautiously, and in exceptional situation only when the court after this, see, कर सकता है, लेकिन कंडीशन अब आया है एंड दैट कंडीशन इज only when the court after considering the material on record come to a conclusion that such material does not discloses a prima facie case calling for an investigation by CBI or any other similar agency. Restriction on parliament by the constitution and on the executive by parliament under an enactment do not amount to restriction on power of judiciary under article 32 and 226. मतलब ये है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्लियामेंट कौन लगाता है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इस पे बाय द ह्यूमन और बाय एनीवन मत कहिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं कहिएगा, बाय कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दिस रिस्ट्रिक्शन ऑन द एग्जीक्यूटिव बाय पार्लियामेंट. एग्जीक्यूटिव पे कौन रिस्ट्रिक्शन लगाता है, पार्लियामेंट, अंडर एन इनेक्टमेंट. इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ जुडिशियरी अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 होगा, क्योंकि दिस पावर ऑफ 32 and 226 is awarded or conferred by the constitution itself.
right? The restriction imposed, अब आगे explanation, sorry, just a minute, क्या गया, control. The restriction imposed by Section 6 of the Special Police Act on the powers of the Union cannot be read as restriction on the power of the Constitutional Court. This was the interpretation of Section 6, which is talking about the investigation under Special Police Act, जहां CBI की बातें हो रही. So these three things was confined there, और इसी के बारे में पूरा डिस्कशन है. हमने इसके स्पिरिट को आपके सामने डिस्कस किया. एक तो एक साइड पे ये डिस्कस करता है कि इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, क्यों कर सकता है, उसके रीजंस आपको एनुमरेट करने हैं, और दूसरे लाइन पे ये कहता है कि एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एंड थर्ड लाइन पे ये डिस्कस करता है व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ पावर. So ये तीन पॉइंट, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, as well as the first one, integral part of the constitutional basic structure. This is the basic structure for theory, and first is they can transfer to protect the fundamental right. ये तीन चीज इस जजमेंट को तीन सेगमेंट में आप बांट सकते हैं, और वही चीज आप आगे यहां पर आप देखिए, आपको ये पता चलेगा. In the instant appeal and writ petition, the questions referred for consideration to the Constitution bench was whether, ये लाइन को आप इस केस की शुरुआत को ले सकते हैं, whether the High Court in the exercise of jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India could direct the CBI established under the Special Police Act this to investigate a cognizable offence which is alleged to have taken place within the territorial jurisdiction of the state without the consent of the state government. The answer is well narrated in first paragraph itself, that is here. Yes. And the question itself, yes. And the reason is already narrated there. मेरा पॉइंट इस केस के रिगार्डिंग तीन है. नंबर वन, ये केस एक्सक्लूसिवली ये डिटरमाइन करता और डिक्लेयर करता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर है, वो मैटर इधर से उधर इन्वेस्टिगेट के लिए सीबीआई को दे सकता है, और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट की कोई जरूरत नहीं. ये वन पार्ट. दूसरा पार्ट ये है कि कंप्लीट एक्सप्लेन करता है व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ पावर एंड हाउ दिस इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर theory. एंड थर्ड पार्ट स्पेशली बेसिक सेपरेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्कस करता है, और वो कह रहा है कि नहीं, इस एक्ट के थ्रू हमने सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट नहीं किया है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया है, और ये हमारी ड्यूटी है. वी आर ड्यूटी बाउंड टू डू दैट. वी आर नॉट एक्सीडेड आवर लिमिट, बट omission of your act itself invoked me to do that. This was the beauty of this judgment, and बहुत ब्यूटीफुल जजमेंट है. इफ यू विल गो थ्रू इट, आप जरा देखिए, क्योंकि इस पार्ट को मैं यहीं पे भी रोक रहा हूं. आप जरा देखिए, ये आर्टिकल 21 से स्टार्ट करता है एक पैराग्राफ. सो 1.1 इज कन्फाइंड टू द पर्टिकुलर पार्ट. आप लोकेट कीजिए कि 1.1 किस लिए है. 1.2 and 1.3 are concerned to that particular part only. लंबा है थोड़ा, 1.8 1.9 तक गया हुआ है, but 0.1 is confined to that particular part only. And democratic country governing within the constitution, and its constitution is supreme and sovereign. All organ of the state, including the Supreme Court and the High Court,
derives their authority and jurisdiction and power from the constitution and allegiance to it. So इसी के सराउंडिंग 2 पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का पावर का सेपरेशन यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कैसे कन्फाइंड है. सो डिफरेंट जजमेंट से इनहेरिट करके इसको एक्सप्लेन किया गया. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. ये पार्ट आप लोग जरूर पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें ये पार्ट क्या है, इसका क्या रोल है स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का. हाउ दीज आर द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो मैंडमस सर्स्योरिटी प्रोहिबिशन, ये क्यों इसको पावर दिया गया है और उसको कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है. वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन द आर्टिकल. इसके लिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा यूनियन ऑफ इंडिया, निवेदिता, इवन खत्री और स्टेट ऑफ बिहार एंड बहुत सारे जजमेंट का रेफर है. फंडामेंटल राइट को कैसे इंश्योर करना इनकी ड्यूटी है. 2.9 अनदर पार्ट इज दिस. और आप आइए 3 पॉइंट एज रिगार्ड टू द लेजिस्लेटिव पावर एंड स्टेट पावर. सो फेडरल स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को थर्ड पॉइंट पे एक्सप्लेन किया हुआ है, थर्ड सेगमेंट में. ये आपके सामने है अंडर दिस 3.1, 3.2, 3.3 and 3.4 and 5 and so on and so forth and done. So we concluded, I concluded, not we, this particular fundamental important judgment of this part. और यहाँ से आपको 32 स्टेट लेजिस्लेशन और इनकी इंटरप्रिटेशन, क्यों गार्जियन है, क्या रोल है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का, क्यों इनको एम्पावर किया गया है इतना ही, क्या क्या कर सकते हैं, इनकी क्या लिमिटेशन है, और कैसे बेसिक स्ट्रक्चर, यू नो सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग यू विल फाइंड आउट इन दिस पार्ट. और ये मैं आपके लिए क्या छोड़ रहा हूँ, हेड नोट्स ओनली. आप रीड कीजिए. 3 इंग्रेडिएंट है जो हमने आपको यहाँ पर दिखलाया और तीनों इंग्रेडिएंट को आप सेपरेट कर लीजिए. बहुत इंटरेस्टिंग है और आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा. यू विल एंजॉय इट. Now I am closing this particular. So let us discuss something regarding this. How was that? Does this was interesting? Yes, sir. Yes, sir. Very interesting and very clarity rather. मैंने पहले भी पढ़ा था To make it so easy. To make it so easy. हाँ, very easy. नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इसके जो मेन स्पिरिट है, यदि मैं आपके सामने डिस्कस कर लूं, इसके इंग्रेडिएंट कितने हैं वो आपके सामने डिस्कस कर लूं, तो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है कि आप एटलीस्ट उसको पढ़ें. 1 या 2 बार आप पढ़ेंगे और हेड नोट्स आपको रहेगा तो आपको रिकॉल करना आसान हो जाएगा कि और अकॉर्डिंगली you have to prepare your own notes for this particular judgment. वो भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो, 5 लाइन का हो, है ना. सर इसमें 226 पे इतना एम्फेसाइज क्यों करा है? ये मैटर क्या हाई कोर्ट में भी गया था क्या? हाई कोर्ट ने ट्रांसफर करना था. इन्होंने हाई कोर्ट को एम्पावर किया है कि आप भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर कर सकते हैं. 32 इज नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. 226 हाई कोर्ट इज आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. करेक्ट सर. बट सर इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व थी क्या, मतलब हाई कोर्ट? यस, आप पढ़िए, मजा आएगा. हाई कोर्ट नहीं तो ऑर्डर किया था, हाई कोर्ट नहीं करा था, तभी तो वो चले गए थे उधर. आप थोड़ा सा पढ़िए, ये इंटरेस्टिंग है. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ट्रांसफर था. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का बहुत प्यारा जजमेंट था. जय जैन साहब. हाई कोर्ट नहीं करा था डायरेक्ट. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला कि कुछ कोर्ट को ऑब्जर्व कीजिए जहां बहुत सीखने को मिलता है. वो क्यों बोला मैंने, उसके पीछे कारण है. जब कोर्ट वोकल होती है आपके इसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान, आप ये समझिए वो कोर्ट के आत्मा से, अंदर से निकल, मतलब किडनी से वो शब्द निकल करके बाहर आ रहा है. पूरा मतलब दिल, दिमाग, ब्रेन सब कुछ अलाइंड है और कहीं ना कहीं उनको कुछ न कुछ से डिस्टर्ब कर रहा है, वो चीज निकल करके आ रहा है. आप कहते हैं ना योर लॉर्डशिप, लिटरल सेंस में आपको वहां पर वो लॉर्ड का एक्ट प्ले कर रहे होते हैं. प्रॉपरली इम्पार्शियली लॉ उनके ब्रेन में है और उसके बाद कुछ फैक्ट और कुछ कंडक्ट वहां पर अनक्लियर है और वो डिस्टर्बिंग है, उसके रिगार्डिंग आपसे वो क्लैरिटी सीख कर रहे हैं. इट्स एवरग्रीन एक्सपेक्टेड बाय द कोर्ट. और उस चीज में डीके जैन बिल्कुल ही
अलग थे, मुझे बड़ा प्यारा लगता था इन माय इंडिविजुअल इंटरेस्ट, माय इंडिविजुअल ओपिनियन, क्योंकि मुझे वो बहुत ही अच्छा लगते थे उनके क्वेश्चंस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में वो होते ही होते थे। इवन स्पेशल रेफरेंस का कॉन्स्टिट्यूशन था 2012 में, ये वाला जिसको आप ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2G स्पेक्ट्रम वाला केस। एंड आई एम एविडेंट कि मैंने वो पूरी प्रोसीडिंग्स फर्स्ट टाइम खड़ा होकर के देखा था कोर्ट में। दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, एंड आई वाज स्पेशली, क्योंकि वो कोर्ट उस समय मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं थी और बहुत ही मैंने बोरिंग सा लगता था, बट उनके क्वेश्चंस मुझे बड़े अच्छे लगते थे। ठीक है, तो आई ऑलवेज लव हिम। और आज के डेट में मतलब जिस कोर्ट में भी आप जाए, इस तरीके का देखा, ऑलमोस्ट सारे कोर्ट में आपको नजर आएगा, लेकिन दो कोर्ट तरीके से मुझे अच्छा लगता है, एंड आई विश टू सिट इनटू दैट कोर्ट, और वो कोर्ट है आपका कोर्ट दीपांकर दत्ता का, क्योंकि वो भी बहुत ही मतलब एकदम अंदर से लॉ को जीने वाला इंसान जो है ना, वो उस तरह से दिखेगा। और दूसरा आपको दिखेगा ये एक और कोर्ट है, कोर्ट नंबर 6, जेके महेश्वरी, दीज आर ऑल्सो। और इसके पहले हमारा ये रोहिंटन सर थे, वो काफी वोकल थे, बहुत अच्छा, मतलब वो जो भी बोलते थे आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं वहां पे। और एक और जज थी, दिल्ली से आई हुई थी, इंदु मैम अपने केस में भी थी वो, हिमा कोहली। हिमा कोहली। हिमा कोहली। He was also so brilliant, and so brilliantly मैंने उनके क्वेश्चंस सुने हैं ना, आपको बहुत कुछ आधा लॉ सीख जाएंगे आप। However, it is a lifelong process, but any time मेरी आदत ऐसी थी कि लाइब्रेरी में बैठ के टाइम बर्बाद करने के बजाय मैं कोर्ट रूम में बैठना अच्छा पसंद करता हूँ। यूजुअली अदरवाइज जब काम रहे तो लोग बाहर ही रहता है, तो उससे उसके थ्रू मैंने ये ज्यादा इतना सारा जो फीलिंग आपने देखा है ना, वो वहां से डेवलप किया हुआ है। और हिमा कोहली सर, और ये इंस्ट्रक्शन है फली सर का, फली नरीमन सर का। उनका एक वॉल्यूम में एक आर्टिकल था, उसमें वो 10 कमांड्स उन्होंने लिखा था यंग लॉयर्स के लिए कि कैसे आपको सीखना है। उसमें मतलब कोर्ट रूम में बैठने का एडवाइस था, और एडवाइस के साथ एक कंडीशन ये था कि आप अपने पूरे ब्रेन को ओपन करके वहां बैठे, सारे सेंस को अलर्ट मोड पे रख करके बैठे, सो दैट कि पार्टिसिपेशन वो क्लियर एंड एक्टिव हो आपका। I'll share that article also with you people, because these are the source of learning. So now अब हम आते हैं दो different case पे, and that is called, this is the Selvi, and again I'll call to the common cows. Selvi is at our serial number 26, and common cows is at serial number 44. ये दोनों को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दोनों के बीच इंटरकनेक्शन है। एक कनेक्शन ये है, ये सेल्वी की बात यदि करें थोड़ा सा लंबा है, बट बहुत ज्यादा मैं नहीं जाना चाहूंगा। दिस इज कंसर्न टू द नार्को टेस्ट। ये जो होता है ना, एक नार्को टेस्ट करा लेते हैं, विच इज कंसर्न टू द एविडेंस। और नार्को टेस्ट के तहत जो भी बोला जाता है, तो उसमें वो कहते हैं कि चलो भाई इसने एक्सेप्ट कर लिया, अपने गुनाह को मान लिया, कन्फेशन सॉर्ट ऑफ थिंग, 161 स्टेटमेंट। इसकी लीगल वैल्यूज क्या है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है नार्को में, और कुल मिलाकर के इन्होंने रिजेक्ट किया है कि नार्को टेस्ट की जो लीगल वैलिडिटी है और एविडेंटरी वैलिडिटी है, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ ये अनसाइंटिफिक है। इट कैन बी एक्सेप्टेड along with other circumstantial evidence, यदि अदर एविडेंस इसको सपोर्ट करता है तब उसको ले, अदरवाइज ये साइंटिफिक नहीं है। So this is concerned to the narco test during criminal investigation. एक लाइन में रीड आउट करता हूं, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले यहां पर आप देख लीजिए, दिस इज कंसर्न टू सेक्शन 161(2) ऑफ द सीआरपीसी, यूज ऑफ, यहां लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड द यूज ऑफ, मैं थोड़ा हाईलाइटर ही यूज करूं सो दैट ये इजी हो, यूज ऑफ सर्टेन साइंटिफिक टेक्निक्स, दैट इज narco analysis, polygraph examination, and brain electrical activation profile test.
Involuntary is the important. Administration of मतलब उनकी इच्छा के खिलाफ, उसने आपको परमिशन नहीं दिया, वॉलेंटरली आप जबरदस्ती ऐसा कर रहे हैं उसके साथ, तो उसका क्या होगा? दिस इज ऑल्सो हेल्ड दैट दीज एक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, इनफैक्ट कंट्रोल दैट, यहां से यहां तक, इस लाइन को भी लेना जरूरी था। क्या हेल्ड कोट किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Got my point? What I want to point out. And further, there are a lot of thing explanations. So these techniques are unscientific. उसको आगे justify किया. However, any information or material that is subsequently discovered, later on, with the help of voluntary administrator test resulted, can be admitted in accordance with section 27 of the act. यदि मैंने इसकी जो वैल्यू तभी होगी, सिर्फ इसी टेस्ट पे आप रियलाइज नहीं कर सकते उसको कन्विक्ट करने के लिए। सब्सिक्वेंट मटेरियल और डिस्कवर्ड मटेरियल जो कुछ भी है उसके साथ यदि अलाइन हो तब आप उसको सेक्शन 27 के तरह एविडेंस के तरह यूज कर सकते हैं। सिमिलरली guidelines formulated, there is a guidelines formulated in the National Human Rights Commission to be strictly adhered to, and similar safeguards should be adopted for conducting such tests. This is specifically talking about Evidence Act 1872 section 20, read with article 23. अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि आर्टिकल 20(3) क्या है। दिस इज क्यूरियोसिटी फॉर यू टू ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइंड आउट। One cannot be compelled to become witness for himself. That is ये पार्ट है। अब आप देखिए, पढ़िए, थोड़ा समझिए। बट एक और पार्ट यहाँ पर मैं ये कर दूं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इसका क्या रोल है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ नार्को एनालिसिस इंटरव्यूअर्स, लीकेज to media by the investigating agency, a worrisome practice, since public distribution of these recordings can expose the subject to under social stigma and specific risk, may even encourages vigilantism in addition to the media trial. तो उसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस है। ये सारा उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको नहीं किया जा सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन पे कोर्ट कहती है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन एंड ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट, रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम दिस टेस्ट शुड बी टर्म्ड एज पर्सनल टेस्टिमोनी सिंस दे आर अ मींस ऑफ impartial personal knowledge, about relevant facts. Hence, the result obtained through involuntary administration of either of the Impong test with narcoanalysis techniques, polygraph examination and deep test comes within the scope of testimonial compulsion, thereby attracting the protective shield of Article 23. This is the right of accused. Now, wow, Article 21 is this: the personal liberty, involuntary administration of narcoanalysis technique, polygraphy examination, and deep test. Question was whether a reasonable restriction on personal liberty, दो टर्म यहां पर है और वो टर्म मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फर्स्ट इज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड सेकेंड इज द पर्सनल लिबर्टी। कल हमने पॉइंट आउट किया था दिस इज कंसर्न टू आर्टिकल 21 और अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस नार्को एनालिसिस टेस्ट।
involuntary administration of narcoanalysis technique, polygraphic examination and whip test. Is this concern to the personal liberty? उनकी liberty के against जा रहे हैं, whether it is a reasonable restriction on personal liberty held. No person should be forcibly subjected to any of the above said techniques, whether in the context of investigation in criminal cases or otherwise. Doing so would amount to unwarranted intrusion into personal liberty. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. So this was the confined. यहाँ पे तीन चीजें हैं, फिर से तीन आर्टिकल यहाँ पर आप जरा देखें, तीन डिफरेंट सेगमेंट है और अकॉर्डिंगली ही नीचे एक्सप्लेन किया हुआ होगा। तीन चार पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एक तो इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है अंडर सेक्शन 161। इसको जब हम नोट करें तो एक चीज और यहाँ पर लिखें, या तीन चार बातें हैं जो मैं आपको ये करूं। वन पार्ट इज द सेक्शन 161(2). Another part is section 20. This is what? This is for CRPC, 161 for the CRPC. And this is section 27 of Evidence Act and article 23 of Constitution. So ये तीन चीज का amalgamation है और इन तीनों टेस्ट पे लिया गया है। मीडिया ट्रायल भी इसमें आ गया है, बट आर्टिकल 23 दिस इज द राइट अगेंस्ट, आर्टिकल 23 itself is the right against self incrimination. And again come to personal testimony and article 20. This is the another thing is the article 20 was concerned to the personal liberty. ये सारी चीजें को इस केस में डिस्कस किया गया है। बाकी सारी बातें मैं आपके लिए छोड़ता हूं। Does this sufficient to stop this part as here in this part, in this case only? Yes, sir. Yes, sir. Sufficient, sir. Yes, 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 sir. it is sufficient, sir. No problem. बिकॉज सिर्फ इटैलिक पे मैं जा रहा हूँ, उसके अलावा इसी का एक्सटेंशन थोड़ा सा, एक्सटेंशन इन डिफरेंट मैनर है, थोड़ा मैं उस चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और ये एक अलग ही केस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा दिया गया फैसला है 2018 में। ये पहले नहीं था, बाद में ऐड हुआ है और मैं इसको एक्सटेंशन मानता हूँ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन। दिस इज अगेन केम थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। आप जरा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21, this is called passive euthanasia, and even though the right to die with the dignity, I'm sorry, ये जो केस है ना, ये दूसरा केस है जिसके साथ ये कनेक्टेड। इथुनेसिया वाला एक और केस था, हमने दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है, वो ये नहीं, वो ये नहीं है। एक और केस है जो हमारे लिस्ट में, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। Common cause. It is maybe common cause 44. या फिर वो पहले वाले लिस्ट में होगा जिसको इन्होंने शायद हटा दिया। तो ये ज्ञान सुधा मिश्रा एंड इनका काटजू साहब का जजमेंट था वो 44 sir, 44. हाँ 44 common cause. 44. This is 42. This is 44, sir. 44 sir. this one is the 44. And earlier was 24. 24. Yes, it was from The 24 is a judicial review, judicial activism, and 44 I is didn't that remember exactly, its name was something different, it was not Selvi. 44 is euthanasia, right to die with the अभी dignity. तुरंत आ जाएगा, अभी तुरंत इसमें आगे जाएगा क्योंकि उसका रेफरेंस यहाँ पे होना ही है, उसके बगैर ये चलना नहीं है। थोड़ा सा मैं ये कर लूं। हाँ, सो इसमें इन्होंने क्या किया, इसका जो एक्सटेंशन ये था पैसिव यूथनेसिया जो है ना, दिस इज द डिफरेंट थिंग।
मीन्स व्हाट, आपको याद होगा एक केस बॉम्बे में एक हॉस्पिटल में एक नर्स के साथ ये ब्रूटल रेप किया गया था एंड शी लॉस्ट हर सेंस. Aruna Ramchandra Shanbag, sir. Aruna Ramchandra Shanbag. Aruna State of Madhya Yes, yes, yes. That is a euthanasia case. Is this in the Aruna. list? Whether it is not there, as in, it is not there in our case now. Earlier it was in list. Earlier it was there, not now. Present it is not here. थी, पहले 44 लीडिंग केसेस हुआ करती थी, बाद में वो 64 हो गए और अब 86. Yes, sir. तो ये सारा है. तो उस 44 वाले लिस्ट में अरुणा वाला केस हुआ करता था. तो वहां पर ये था कि क्या उस लेडीज को जो 20 साल तक वेंटिलेशन पे है, क्या उसका वेंटिलेशन वापस ले लिया जाए या उसको मरने छोड़ दिया जाए या फिर उसको सपोर्ट देते रहना है. अंडर आर्टिकल 21 यदि सपोर्ट का विड्रॉ करना, क्या मानेंगे आप उसको? मारना? सपोर्ट कब तक देना है या सपोर्ट विड्रॉ करना है? सपोर्ट को विड्रॉ करना, दिस इज कॉल्ड पैसिव यूथनेसिया. और दूसरा सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए, इफ समवन इन डीप पेन और वो मरना चाह रहा है बाय रिलीजिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि वहां से अब उसको लगता नहीं कि वो सरवाइव कर पाएगा और वो पेन भी नहीं सस्टेन कर पा रहा हो और एक्सपेंसिव भी बहुत हो रहा हो. तो ऐसे सिचुएशन में क्या वो सपोर्ट सिस्टम और वेंटिलेशन सिस्टम विड्रॉ कर लेनी चाहिए? ये विड्रॉ करने की इजाजत कौन देगा? उसके रिलेटिव्स, वो खुद या कोर्ट? और कई बार ऐसा होगा, क्योंकि इस केस के दौरान और आर्गुमेंट के दौरान जो मैंने देखा वो ये था कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी सामने आए, जैसे किसी को किसी की प्रॉपर्टी हड़पनी है जल्दी, तो वो सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ करा देगा. ये भी हो सकता था. सो बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स के बाद ये चीज इवॉल्व होकर के आया आर्टिकल 21 के तहत कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी अंडर पैसिव यूथनेसिया. मतलब किस कंडीशन में आप सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ कर सकते हैं और कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा. एंड बाय द परमिशन ऑफ कोर्ट यू कैन डू दैट. Just I want to read this certain paragraph of this particular judgment. The right to life with dignity includes the smoothing of the process of dying when the person is in a vegetative state or is living exclusively by the administration of artificial aid that prolongs the life by arresting the dignified and inevitable process of dying. Here, the issues of choice also come in. Such a right should come within the ambit of Article 21 of the Constitution as part of the right to die with dignity in case of dying man who is terminally ill or in a persistent vegetative state. Only passive euthanasia would come within the ambit of Article 21 and not the one which would fall within the description of the active euthanasia, in which passive states can taken either by the treating physician or some other person. So यहाँ पर दो वर्ड आया है जिसके बारे में आपको क्लियरिटी लेनी होगी और आपको समझना पड़ेगा. फर्स्ट इज द एक्टिव यूथनेसिया एंड अनदर इज द पैसिव यूथनेसिया. यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू वर्ड्स एंड डिफरेंस बिटवीन देम, जो आगे क्लियर किया हुआ है और इस जजमेंट में भी आया हुआ है. सो राइट टू रिफ्यूज अ ट्रीटमेंट, बेसिकली इस पूरे पार्ट का अंडर आर्टिकल 21 ये है. So they can refuse. ठीक है, तो इससे कंसर्न है ये इंटायर जजमेंट. यहाँ हेड नोट्स हैं.
इस पर मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप इसको पढ़ें, समझें और उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ सर प्लीज। सर कॉमन कॉज में तो स्पेसिफिकली लिविंग विल के बारे में भी तो डील किया गया था ना? इसमें बहुत कुछ डिस्कस है सर, इसकी जो जी। क्लैरिटी है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, आप जरा देखिए। ओके। So this is the not only the passive euthanasia, even the right to refuse the treatment. मैं आपको फिर से एक सेकंड में जरा हाइलाइटर यूज कर लूं so that I can point it out. फर्स्ट पार्ट आप जरा यहाँ देखिए, आप जब भी जजमेंट को देखें ना, एक चीज को नहीं देखें, थोड़ा सा कई चीज उसके साथ ऐड करें। दिस इज द पैसिव यूथनेसिया एंड रीड विद द राइट टू डाई विद द डिग्निटी। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में इस चीज को डिफाइन किया है। थोड़ा और आगे चले और इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा और आगे चले तो दिस इज अगेन द अनदर टर्म्स केम इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट, आर्टिकल राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। दिस इज आल्सो देयर, बट देयर इज अ सर्टेन कंडीशन। जैसे मैं थोड़ा सा इसको जो रीड करूं तब आप समझेंगे। अ पेशेंट टर्मिनली इल और इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, व्हाट डज इट मीन? कि वो जो इस स्थिति में है कि बिना सपोर्ट के वो जिंदा नहीं रह पा रहा है। Exercising the right to refuse treatment may adherently wish to live, but at the same time he may wish to be free from any medical surgery, drugs or treatment or any kind so as to avoid protracted physical suffering. So वो उसको dignity word वहां पर यूज किया हुआ, so they can refuse it. आगे आप देखिए, ये सारे चीज को रिफ्यूज करते हैं, वो नेचुरल डेथ को इनवाइट करे, देयर ओन चॉइस है, दे कैन डू दैट। थोड़ा और मैं एक सेकंड और नीचे आऊं। यस, they also define so many things into the particular party। एक पेज थोड़ा ऊपर चला गया है। Another part is this, under Article 21, this is also a term right to life. So what is this right to life? It is explained by Justice A.K. Sikri, then and there Justice, as the process of dying is an inevitable consequence of life. The right to life necessarily implies the right to have nature take its course and to die a natural death. It also encompasses a right, unless the individual so wishes, not to have life। इसके अंदर ये नहीं आता है not to have, ये बात जरा ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर पार्ट है, not to have life artificially maintained by the provisions of nourishment by abnormal artificial means which have no curative effect and which are intended merely to prolong life. So this part, second part, is beyond that article, beyond that right to life. So bahar hai. Now another part is also discussed here, the concept of human dignity. What is ideology of different religion? यहाँ पर जो important part है वो important part है आपके dignity। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में काफी डिस्कस किया हुआ है, कैसे निकला है कैसे नहीं है, बट अल्टीमेट पार्ट वही है जो आपने ऊपर देखा। अनदर इज नेक्स्ट, डिफाइन क्लियरली हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। पहले राइट टू लाइफ था, डिग्निटी था, नाउ द राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। और इसको कब प्रोटेक्ट करना चाहिए और कब इसको वायलेट मतलब छोड़ देना चाहिए वो भी है। इवन दो आप यहाँ पर ये भी देखेंगे, एक पॉइंट और भी यहाँ मेंशन किया हुआ है, राइट टू रिसीव और डिनाई, ये भी आपका राइट। मेडिकल ट्रीटमेंट एंड यूथनेसिया हम रिसीव करेंगे या डिनाई करेंगे, दिस इज आल्सो द राइट। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, बिकॉज राइट विथ रिगार्ड टू द मेडिकल ट्रीटमेंट fall essentially into two categories. One is first, that is
right to receive or be free of treatment as needed or desired, and not to be subjected involuntarily to experimentation which, irrespective of any benefit which the subject may uh, derive, are intended to advance scientific knowledge and benefit people other than the subject to long term. Secondly, this was the first, and second is this: right connected incidentally with the provision of medical services, such as right to be told the truth by one doctor. So डॉक्टर का क्या राइट है, आप क्या लेंगे, वो भी वहां पार्ट है, और कैसे आप डिसीजन लेंगे. दिस इज राइट टू हेल्थ, also mention here regarding this right to health. Further it will goes. मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट हाईलाइट आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको जरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. एक सेकंड, थोड़ा और मैं ये करूँ. दिस इज द ह्यूमन डिग्निटी डिस्कस किया हुआ है. और आगे आप आए, नाउ ज्ञान कौर का डिस्कशन आ गया. ये पैराग्राफ को आप लोग जरूर देखिएगा. दिस इज एट पेज नंबर 5, आर्टिकल 21, ज्ञान कौर इसी की बात कर रहा था, जहां पर रेफरेंस डिस्कस किया हुआ है. इस ज्ञान कौर के की समरी यहाँ मेंशन की हुई है. गो थ्रू इट, देखिए रेफरेंस. और दिस इज वन, द अरुणा केस. यहाँ पर एनालिसिस है इसकी. इथुनेसिया पैसिव क्या है, ये यहाँ डिस्कस किया हुआ है. यू नो 5 to 6 पेजेस में आपको सब कुछ मिल जाएगा. और अल्टीमेटली यहाँ पर इथुनेसिया, इसका मतलब इंटेंशन टू कॉज डेथ, एंड दिस इज आल्सो रिटन द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव. This is again, there is a distinction between active and passive euthanasia. Legality of this is discussed here, and with example of all these things. And इतना ही है, euthanasia active and India के अंदर इसकी legality. I'm sorry, मैं अभी बहुत ज्यादा मेरे साथ अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आई एम फेल टू रीड दिस पर्टिकुलर पार्ट. सो इसलिए मैं इस चीज को यहीं बंद करूंगा, कल के लिए मैं रोकूंगा. अभी तरह कॉमन डिस्कशन में एंटर करते हैं. So these are the connected with the right to life, and especially for Article 21, this is also the Constitution Bench judgment. आज हमने 2 Constitution Bench judgment और एक सेल्वी को डिस्कस किया. सेल्वी जो नार्को टेस्ट से रिलेटेड था. दिस विशाखा, डीके वासु एंड सीएमसी वेल्लोर अभी मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे वो दिख नहीं रहा है. स्क्रीन देखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं इसको अभी यहीं पर रोक रहा हूँ. लेट अस एंटर इनटू द कॉमन कन्वर्सेशन एंड नॉर्मल डिस्कशन. Sir, please take care of yourself as well. नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा स्ट्रेन एंड फोकस की वजह से ना वो एकदम से पूरा धुंधला दिखने लगता है. सो फॉर दिस प्रोसेस मुझे भी रोकना पड़ेगा. एक्चुअली हमने डिस्कस किया, और आज तीन केसेस हमने डिस्कस किया, एंड आई गेस कि एक दिन के लिए 3 केसेस काफी है सर. लेकिन वेट फॉर 10 मिनट्स सर, इट विल गिव यू सम रेस्ट. नहीं, what do you want to suggest? After 10 minutes, I'll come back to again on the screen. I wanted to mention one thing, sir. It happens due to dryness of eyes. Exactly. So you may try refresh tears. Maybe it will be helping you, sir. Certainly. Sorry, Thank you very much for your yes. advice, but I was joking. Just a minute.
भरत जी, सर यस, कैसा लगा आज के डिस्कशन के बारे में थोड़ा बताइए आप, आपका ओपिनियन जानना जरूरी है। डिस्कशन बहुत एनलाइटन रहा सर, और कनेक्टिविटी थी आपस में इनकी, तो इसलिए भी अच्छा लगा। पक्का? यस सर, यस सर। हाँ सर, हाँ मैं सर। इटैलिक से आगे गया ही नहीं हूँ, मैंने कंटेंट आप लोगों के लिए छोड़ रखा है। नाउ दिस इज योर ड्यूटी टू डिस्कस द थिंग। ये इससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है सर कि क्या इसमें बेसिकली उसका क्रक्स क्या है, वो बेसिकली क्लियर हो जाता। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। वो आपने जो वहाँ येलो करके दिखाया, तो उससे समझता है कि उसका क्रक्स क्या है वो केस का। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सर मैं ये चाहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग 86 केसेस यहाँ पे डिस्कस कर लें, बट इतना जरूर एम्पावर कर दें कि कोई भी जजमेंट पे आप लोग उंगली रखें तो आधे घंटे के अंदर आपको समझ में आ जाए कि कहाँ फोकस करना और कैसे। यस सर। दिस इज नथिंग बट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्चरिंग, यू नो, मतलब आप लोगों को शायद लगता होगा, लेकिन मैं एक रियलिटी बतलाता हूँ कि ये सारे जजमेंट जो है ना, थोड़ी देर पहले मैंने अपने मशीन पे डाउनलोड किए हैं, जस्ट विद इन हाफ एन आवर टू स्टार्ट दिस थिंग, आधे घंटे पहले। और उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, अब इसको डिस्कशन शुरू करते हैं, सो दैट कि एक कंप्लीट फील आए कि मैं कैसे कैप्चर कर रहा हूँ, कि इसका सेंट्रल पार्ट क्या। पहले का पढ़ा हुआ तो कुछ याद आ रही है, ठीक है, बट पॉइंट को कैसे कैप्चर करना है वो मैं हाईलाइट करने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो क्लियरली समझ में आ जाए, सो दैट कि यदि कुछ छूटे या फिर कुछ एडिशनल आप लोग करना चाहें, जिनका लीडिंग केसेस ही है, वो क्या करेंगे, वो कंसिस्टेंटली इसके ऊपर लगे रहें। और हमारे लिए तो बाकी 3 पेपर भी हैं, तो उनको स्पेशल फोकस देना हो तो वो आराम से। लेकिन एडवाइस ये है कि पूरा का पूरा हेड नोट्स आप पढ़ें, 1, 2, 3 बार लिखे चाहे ना लिखें, कम से कम उसको ठंडे दिमाग से पढ़ें जरूर, सो दैट कि उसके कोर को आप समझ लें, उसके स्ट्रक्चर और पोजीशन को आप समझ लें कि कौन चीज कहाँ है, नहीं है, कि इनफैक्ट एग्जामिनेशन में जब जरूरत पड़े तो हेल्प लेकर के भी निकला जाए। अदरवाइज जब पूरा पढ़ा हुआ रहेगा 1-2 बार, तो निश्चित रूप से आपको कुछ कांटेक्ट और कंसल्ट करने की जरूरत नहीं। अब जैसे देखिए, वेस्ट बंगाल के बारे में हमने अभी जो डिस्कस किया, 3 डिफरेंट पॉइंट अपने आप में एक इंटरेस्टिंग था, मजेदार था। और इवन दो what we discussed into the another one which is called the LV narco test and all, and third this is the common and the constitution bench था। ये सारी चीजें हैं, आर्टिकल 21 से ही कन्फाइन है, कैसे कनेक्टेड है वो भी समझने को मिलेगा। एक अच्छा एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर होगा, और लेकिन ये कंप्लीट तब होगा जब आप खुद इसको 1-2 बार पढ़ें। पढ़ना पड़ेगा। तो आज यही 3 तक छोड़ते हैं आपको, क्योंकि अगले दिन से मैं 5 जरूर करने वाला हूँ, 5 से कम तो मैं करने नहीं जा रहा हूँ। Might be possible it will go on to 10. So वो भी मेरे ब्रेन में आइडिया है, बट स्टिल 3 और 5 के बीच में आराम से डिस्कस होता है और ढंग से डिस्कस होता है। कुछ सिलेक्टेड है, न्यूली एडेड है, उन सारे को हम करना चाहते हैं और उसको हम करेंगे। और बतलाइए कुछ नया एक्सपीरियंस, और आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? अक्कर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मेरे को ये पूछना था कि समझोगे एग्जाम में कुछ लीडिंग केसेस में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हो कि ये केस में क्या क्या कोर्ट का क्या व्यू था, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है, तो हम वो इटैलिक्स वाले पार्ट से आंसर लिख सकते हैं? नहीं, आप देखिए इटैलिक पार्ट, ये जो डिसीजन है ना कि कन्फाइनमेंट है कि मुझे इटैलिक पार्ट पे फोकस करना, दरअसल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सीरियल नंबर 10 वेस्ट बंगाल जो हमने अभी डिस्कस किया, मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी ताजा हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसको आप पूरा पढ़िए।
हेड नोट्स छोड़ करके हेड नोट्स को पूरा पढ़िए। हाँ वन को आप पूरा पढ़िए, क्योंकि 3 कंपार्टमेंट ऑलरेडी डेवलप मैंने किया है। हाँ तीनों कंपार्टमेंट को सब कंपार्टमेंटलाइज करके 1.1 1.2 करके दिया हुआ है ना, तो हाँ सबको पढ़िए। और उसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक बार एक रिदम देखिए, जितना आप क्वांटिफाई करेंगे ना, जितना छोटा छोटा स्टेप में लेंगे, उतना आपके लिए आसान होगा उसको याद रखना और आगे परस्यू करना। और उसके बाद जैसे ही आप कंक्लूड करेंगे उस केस को, निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि उस जजमेंट के बारे में कोई कहीं से किसी भी कॉर्नर से बोलेगा ना, आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि ये वहां पे उस पोजीशन उस कंडीशन में आपको हेड नोट्स का हेल्प लेना है या इटैलिक का हेल्प लेना है या बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेना है, वो भी कंडीशन आपके सामने आएगा। बट ये उस कैटेगरी में आएगा अल्टीमेटली जहां पर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड है, और इतने तरीके से प्रिपेयर्ड है, क्योंकि होता ये है ना कि जैसे ही लोगों ने कहा कि फेडरल एनालिसिस ऑफ बेसिक जितना जानते हैं उस जजमेंट के बारे में सब लिखने लगे। हम आपको उस पॉइंट के लिए तैयार कराना चाहते हैं कि जैसे ही एग्जामिनर एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे अपना क्वेश्चन फोकस करेगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली रिकॉल करेगा, अच्छा ये क्वेश्चन है, यहाँ फोकस है, यहाँ से मिलना है ना। एटलीस्ट उसको कैसे डेवलप करना है फर्दर वो आप कर लेंगे। आई एम डैम श्योर, क्योंकि आपका जो ओवरफ्लो ओपिनियन निकलेगा ना, उसको भी आप पेन डाउन करेंगे तो वो क्लियर है। तो आपके दिमाग में आ रहा है ना, उसको भी आप एक ढंग से लिखिएगा ना, तब भी वो अच्छा लिखाएगा, अब बिल्कुल सदा हुआ लिखाएगा, क्योंकि अब सारे प्रॉस एंड कॉन्स एंड डिफरेंसेस एंड कंडीशन को आप देख रहे हैं, एक्सप्लेन है। और इसके थ्रू यदि आप जाएंगे ना, मैंने एक काम किया था जब मैंने अपनी तैयारी की थी, 3 सेगमेंट में सारे जजमेंट को किया था। एक वो जजमेंट जिसके हेड नोट्स 20 पेज के अंदर हो, हेड नोट्स मतलब इंटायर हेड नोट्स। एक वो सेगमेंट था जिसके हेड नोट्स 20 और 40 पेज के अंदर हो, और एक वो सेगमेंट था जो 40 पेज से ज्यादा है, क्योंकि 60-60 पेज के हेड नोट्स भी हैं। छोटे वाले जितने हेड नोट्स था उसको यूं हमने कवर कर लिया था पहले। हालांकि इसका जो हेड नोट्स है बहुत लंबा नहीं है, बट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट, और यहाँ पर भी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। इससे रिलेटेड यदि कोई बहुत रिलेवेंट पार्ट है, आपने देखा है ना कि ये जजमेंट को हमने, देखिए कल से आज तक हमने 2 जजमेंट चुना है, आपको लगता है कि एब्रप्टली हमने टॉस करके चुना है? दोनों के पीछे एक कारण है, और बहुत ही मल्टीपर्पज बेसिक्स है, कहीं ना कहीं कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, और इसकी क्लैरिटी आने के बाद ड्राफ्टिंग में आपको कितनी हेल्प मिलने वाली है वो भी आप सोच लीजिए। क्योंकि 32 का जो पावर है उसके बारे में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है। इवन इसमें लिखा हुआ एक लाइन, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं भी जरूरत पड़ गई 32 के बारे में, दिस इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पेपर 1 में लिखते समय यदि जरूरत पड़ गई, अब बगल में आप रेफरेंस लिख दीजिएगा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस, आपके लिए एक साइटेशन जहां चाहे जिस लाइन को चाहे आप यूज करें। कंडीशन इज दिस कि हर एक लाइन पे आप फोकस, मतलब पॉइंट पे, जैसे 1 2 3 कंपार्टमेंट हमने दिया बोगी, तो हर बोगी में सीट भी तो है, लोअर वर्ग, साइड वर्ग, मेन वर्ग, तो उसमें क्या है आप जरा उसको भी रिकॉग्नाइज कर लीजिए। तो आपका ये वाला जो पार्ट है ना, इतना जरूर आप कर लीजिए कि इससे रिलेटेड आइदर कंसल्ट करके इटैलिक हो या हेड नोट्स हो या योर ओन ब्रेन हो या तीनों का कलेक्शन हो, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एंड टू द पॉइंट है। क्योंकि सर मेरे को क्या लगा कि काफी टाइम जो जजमेंट का डायरेक्ट आंसर होता है वो इटैलिक्स वाले पार्ट में होता है, हेड नोट्स में थोड़ा डिटेल में उस पे मत जाइए, आप रखिए, आप रहिए स्मार्ट, कई बार आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इधर से उधर कनेक्ट, ऑर्डर भी चेंज करने पड़ेंगे,
So be treat smartly, कुछ नई चीजें इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए इसका कनेक्शन है कहीं और से, किसी और जजमेंट का रेफरेंस भी आप दे सकते हैं यदि किसी कॉन्टेक्स्ट में रिक्वायर्ड है तो। हाउ स्मार्टली यू आर यूजिंग, ये तभी होगा जब आपका ब्रेन वहां होगा फ्री और कॉन्फिडेंट। यदि आपका ब्रेन डर गया, खेल खत्म है वहां। तो गब्बर सिंह की बात याद कर लीजिए, बहुत पते की बात कह के गया है गब्बर सिंह, तो वो नहीं चाहिए। और ऑब्वियसली हम लोग केयरलेस प्रोफेशन में हैं, इतना जरूर तैयार करें कि हम जिस पॉइंट पे तैयार हो उस पे नहीं कुछ हो, और बाकी इतना कॉन्फिडेंस जरूर डेवलप हो कि यदि ऑन द स्पॉट भी यदि किसी चीज को ट्रैक करना हो, देन वी आर एबल टू डू दैट। रखना तो यहाँ है नहीं, समझना है बस। समझ करके आप तैयार रहिए, ब्रेन में ऑर्गेनाइज किए हुए रहिए, ऑन द स्पॉट जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंगली आपको मूव करना है। अब ये छोड़ दीजिए, आप बस आपका कंपटीशन ये है एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पुट अप करता है और उसके स्मार्ट मूव को आप कैसे कैप्चर करते हैं। मतलब ये है कि आप आदत ये डालिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़िए और ये देखिए कि ये पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि वो जजमेंट हमने डिस्कस किया, हो सकता है कि पीछे कभी पूछा गया, पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, किस सेगमेंट को टच किया। अगली बार आप एग्जामिनर होते तो क्या करते, आप कैसे ट्रैप करते, थोड़ा स्मार्ट बनते, कैसे बनते, वो सब भी सोचिए, बहुत मजा आएगा। और मतलब एक तरीके से आपके ब्रेन में वो डर दूर करेगा और कॉन्फिडेंट रीच करेगा। डेली, मेरे कहने का मतलब अभी से एग्जामिनेशन तक डेली एक जजमेंट कोई भी आप अपने लिए सेट कर लें, आप डन है, पूरा कर लेंगे। फंडामेंटल राइट के अलावा क्रिमिनल केसेस को मैं हर हालत में करना चाहूंगा, और बाकी जो हैवी हैं हो ना हो डजंट मैटर। फर्स्ट 3 क्वेश्चन आप लोग कॉन्क्रीटली शूट करेंगे ना, वहां पे वो आराम से हो जाए। सारे क्रिमिनल और कुछ नए केसेस और फंडामेंटल राइट, इतने चीज होने चाहिए और पूरे ढंग से होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसको हमने अभी चुना था, जैसे विशाखा और डीके वासु था, ये भी कुछ रीजन के साथ हमने चुना था। टुमारो वी विल कंप्लीट। और एक और नालसा जो 32 नंबर पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको मैं ये कह रहा हूँ और आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, और ये जजमेंट मेरे सामने का है इसलिए मुझे अच्छे तरीके से याद है। ये वो जजमेंट है, पहले आप देखते होंगे ना कि जॉब में सिर्फ एक ही चीज आता है, सेक्स के अंदर मेल या फीमेल। दिस इज द जजमेंट जहां पर एक थर्ड जेंडर का इवोल्यूशन, दिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल द थर्ड, न्यूट्रल जेंडर को भी और ट्रांसजेंडर को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। बहुत प्यारा सा जजमेंट है, मतलब एक सेगमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी जो कवर ही नहीं होता था, कहीं एग्जिस्टेंस भी में ही नहीं था। आप देखते होंगे ना, मुझे बड़ी खुशी होती है जब कभी भी प्लेटफॉर्म मैंने रास्ते में जाओ और ट्रैफिक में रुको ना, तो कोई ना कोई वो जिसको जनरली लोग बोलते हैं हिजरा या छक्का, जो भी नाम दे दे, न्यूट्रल जेंडर। मुझे ये लगता था कि ये क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि उनको ना मेल का ना फीमेल के कैटेगरी में रखा जाता था ना, तो फंडामेंटल राइट उनका कहाँ जाता था, उनका मतलब कोई फंडामेंटल ही राइट नहीं था, ना ही वो जॉब की अपॉर्चुनिटी में आ सकते थे, ना इलेक्शन लड़ सकते थे। सो द एक ह्यूमन बीइंग जिसको एनिमल लाइफ दे दिया गया था, उसको फिर से वापस ह्यूमन में वेलकम किया गया बाय दिस जजमेंट नालसा। आज के डेट में हर फॉर्म में इनकी रिकॉग्निशन है। Even they are contesting the election also. Not only contesting, they are doing the job because they have also the human and civilized ingredient, and the most important ingredient is their own mind. और उसको वो अप्लाई कर रहे हैं, isn't it? Recognized as the third gender. Sir? Recognized as the third gender. Exactly. तो ये जजमेंट बहुत अच्छा जजमेंट, बहुत प्यारा लॉजिक भी है कि क्यों उनको रिकॉग्नाइज किया गया है और कैसे रिकॉग्नाइज। आपको ना एवरी वॉक ऑफ लाइफ एक अच्छा सा फ्लेवर आपको जजमेंट का दिखेगा जब भी आप बाहर निकले। इसीलिए हमने आर्टिकल 21 पिकअप किया, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, एवरीवेयर यू कैन फाइंड आउट।
एक्टिव पैसिव जहां भी आप निकले ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा और आपको याद दिलाएगा कि अच्छा ये जजमेंट, अच्छा ये जजमेंट। सर आई गेस कि आई सफिशिएंटली क्लियर योर डाउट्स एंड आई आंसर प्रॉपरली। ठक्कर साहब। यस यस सर। तो एक जगह कन्फाइन मत रहिए, अपने आप में आप लीड लीजिए। आप अब मेरे लीड से बाहर निकलिए, आप अपना लीड लीजिए और अपने ब्रेन को कन्विंस कीजिए और ट्रेन कीजिए और खुद से एकदम ऐसा फ्लाई लगाइए कि सामने वाला एकदम लगे कि हाँ अच्छा कर रहा है। तो 1 by 1 वी विल डू दैट। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि आप बिल्कुल डिपेंडेंसी छोड़ दीजिए, आप अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने लीगल माइंड पे भरोसा कीजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे भरोसा कीजिए और ये सामने पूरे तरीके से खुले हुए हैं। किसको कहाँ इंटीग्रेट करना है, डिसइंटीग्रेट करना है, दैट इज योर ओन चॉइस एंड डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन। आप उस सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, जैसा भी होगा आई विल। And that's the only message and exercise for 10 days will go on. You know, ये पेपर अच्छों का कॉन्फिडेंस को हिला दिया है। 86 के नाम से ही अच्छे हिल पड़ते हैं। नहीं सर, ये जो टेकिंग ये मैंने ना ये लास्ट अटेम्प्ट में मेरा वैसा ही हुआ था जब ट्रू और फॉल्स थे, तो काफी सारे केसेस पढ़े भी नहीं थे, तो इंस्टेंटली जब भी बुक में से देख के आंसर लिखे थे उसके। कितने मार्क्स आए थे? 61.5। देखिए अभी यही चीज 61 में 25 मार्क्स और ऐड हो जाए। अभी तो सर क्या है कि ये अटेम्प्ट में ये सब चारों पेपर देने हैं, तो इसके लिए वापस तो ये पेपर में कुछ नहीं करना। इस पेपर को मैं फिर से कहता हूँ, एक बार आपने पढ़ लिया, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिकॉल करने के लिए एक छोटा सा नोट अपने 4 लाइन का बना लिया, इस ऑर्डर में है, ये पॉइंट है, दैट्स इट, सो दैट कि आपको रिकॉल करे यहाँ पे, क्योंकि आपने अपने लिए पॉइंट डेवलप किया है। एंड लीव इट, रेस्ट इट वुड हैपन इनटू द एग्जाम। एक दिन का गैप होता है, उस समय आप अपने पॉइंट्स को देखें और उसको सामने रखें और मैच कराएं, रिकॉल हो गया। अदरवाइज कुछ याद करने का जो बॉर्डर है ना वो नहीं रहता। मैंने मार्क करके रखे हुए हैं जजमेंट्स, तो यू कैन हेल्प, टेक हेल्प ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो अल्टीमेटली मैं यही कहता हूँ कि हाउ टू टेक हेल्प in the examination by the head notes, it is a different art. कुछ लोग क्या कहते हैं कि भैया चलो लास्ट टाइम जो है सर एग्जामिनर को everybody was asking tell us the important cases, all 64 cases were explained। तो पहले उससे पहले होता था 15-20 बताते थे, उसी में से आता था, केस के नाम भी आते थे। इस बार ना तो केस के नाम थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, उसके बाद एमसीक्यू एक अलग, मतलब एक दिमाग में ऑलरेडी था ये 20 उन्होंने कहा ही था कि सब केसेस आप देख के जाना, उन्होंने वो लेक्चर में कहा था। ठक्कर साहब, उनके इस बात को हम लोग अक्षरशः मान रहे हैं, उनके सारे उनके इस कहे बात को हम एटलीस्ट इटैलिक पार्ट से तो पूरा पक्का करेंगे। तो सारे केसेस के थ्रू जब हम गो थ्रू हो लेंगे तो एटलीस्ट इतना तो हमको जरूर क्लू मिल जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन को इवन एमसीक्यू पढ़ने के बाद भी तो पता चल जाएगा कि है कहाँ पे। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू, है ना। और अकॉर्डिंगली वी कैन टेक हेल्प इफ रिक्वायर्ड। यदि कंफ्यूजन क्लियरिटी है तो वही स्नो करके, यदि डाउट है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। कुल मिलाकर के 2 बातें मैंने कहनी है, अभी दूसरा बात मैंने कही नहीं है। पहला बात ये कहा है कि अपने ब्रेन में कंफाइन कर दीजिए कि कहाँ क्या है। दूसरी बात और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि कंफाइन करने से पहले एक क्लियरिटी जरूर ले लीजिए, डाउट बिल्कुल मत रखिए। जब तक डाउट आपके ब्रेन में है तब तक उसको मत छोड़िए, और जिसमें डाउट लंबा सस्टेन कर रहा है उसको हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि एक बात और है कि यदि 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 5 करने हैं, 5 छोड़ना भी है, ये भी याद रखिएगा। यदि आप आधा भी ढंग से करते हैं तो 5 तो जरूर हिट करेंगे। Am I clear up to this point? Yes. तो जजमेंट छूट भी जाता है, डजंट मैटर। यदि एकदम से उसके बगैर काम नहीं चलना, ऑन द स्पॉट कर लेंगे। कैसे करना है वी नो दैट, वी हैव डन। राजीव बाबू, अब मैं एक चीज जानना चाह रहा था। हेलो,
हाँ बोलिए ना। राजीव भाई नमस्कार, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। हेलो। आप बोलिए क्या पूछना चाह रहे थे, वो तो आगे पूरा ये जो लास्ट का जो 22 जजमेंट का जो नया लिस्ट आया है, क्या इसको अगर हम तैयार कर ले तो कवर हो जाएगा ये पूरा पेपर? आप जिस सवाल को पूछ रहे हैं क्योंकि एक लाइन में मैं बोलूं, एक लाइन में मैं बोलूं, आप सबके लिए एक क्लियर मैसेज है, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। यदि आपने सिर्फ ये 22 क्वेश्चन कर लिए, अच्छा, 100% मार्क्स की गारंटी है। ओके, अच्छा, क्योंकि ये जो 22 केस है ना, अपने आप आपको 22 और केस से अट्रैक्ट कर लेगा जो पीछे वाले में। चूंकि आपने जो लिस्ट बनाया है वो पहली बात। और दूसरी बात ये कि इस 22 से एक रेशियो भी लें तो कम से कम 50% क्वेश्चन इसमें आने हैं और आपको 50% करने हैं। तो 100% परफॉर्मेंस के लिए इस 22 की प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना करने के बाद छूटने के स्कोप नहीं है। और अच्छे तरीके से इस साल नहीं, अगले साल की भी तैयारी हो जाएगी इस पेपर की। अगले साल की तैयारी नहीं, मतलब अगले साल दूसरे साल में, इस साल तो आप एग्जाम दे रहे हैं, अगले साल दूसरे को दिलवाएंगे। जिसको एक ही साल हो वो क्या करेगा? अरे सर, आप गाइड करेंगे दूसरे को। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि मैं भी कहलाना चाहता हूँ कि मेरे एक जो आपने कैटेगराइज किया है ना, जो माने जजमेंट का अलग अलग, वो उससे तो थोड़ा बहुत सारी सहायता ये हो जाती है कि बहुत सारे जो उसे बेसिक स्ट्रक्चर पर जो ही जजमेंट है एक साथ अगर पढ़े तो उसका जो है सो जिस्ट आ जाएगा सामने। तो सर हम करवाएंगे, हमारे पास एक ही मटेरियल है, एक जगह डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसमें सारे बेसिक स्ट्रक्चर का कनेक्शन है, और एक जजमेंट है, उसी जजमेंट IR कोयलों में हमारे बाकी सारे का कनेक्शन, और कम से कम 20 केस का कनेक्शन है। उसको हम खुद करवाएंगे, चाहे इस सेशन में या बाद में करवाएं, लेकिन उसको हम करवाएंगे। लेकिन मेरी एडवाइस आप लोगों से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए, ये जो ठीक है सर, तो अब नमस्कार करता हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। सर आप कुछ बोल रहे थे, वो पूरा कीजिए ना सर। नहीं, मैं ये कह रहा था कि उसके थ्रू बहुत कुछ कनेक्ट होता है। तो अब जैसे देखिए, IR कोयलो एक जजमेंट है जिसमें मनेका गांधी और इस सबसे, आप जरा देखिए वो 64 पेज का पूरा जजमेंट ही ओरिजिनल है। उस जजमेंट को जब आप देखेंगे तो पूरे लिस्ट से 20-25 केसेस का कनेक्शन डायरेक्ट। तो एक जजमेंट को पूरा पढ़ करके आप इतना सारा कुछ समझ जाएंगे। यस सर। तो ये एक पार्ट है। और कहा ये जाता है, अब जैसे मान लीजिए नार्को टेस्ट की बात हमने कही, नार्को टेस्ट से रिलेटेड जितने भी जजमेंट हैं, लेटेस्ट जजमेंट जब आप उठाएंगे ना, उसके पहले जितने जजमेंट आए हैं सबका डिस्कशन उसमें मिल जाता है। तो किसी टॉपिक से रिलेटेड लास्ट जजमेंट आप पिक कर, इवन ट्राइब्यूनलाइजेशन में आप लास्ट जजमेंट उठा लीजिए, उसके पहले जितने जजमेंट है सब कुछ उसमें डिस्कशन। क्या ठाकर साहब? यस, नहीं सर, सर बराबर आपने पूरा ये क्या, क्योंकि उसमें पूरा इसका डिस्कशन रहता है। हाँ, तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको समझना हो ना, लास्ट टॉपिक, भले ही वो एक सेगमेंट को टच कर रहा होता है, लेकिन डिस्कशन वो पूरा करता है। इस टेक्निक को भी हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द इंटायर थिंग, क्योंकि 5-10 का कलेक्शन हो एक जगह लेकर के जा रहे हैं। व्हाट यू से इज करेक्ट सर। और इवन पुट्टा स्वामी का एक जजमेंट पढ़ो तो उसके पहले का सारा कुछ समझ में आ जाए। बट एनीवे, हाउ इट वुड बी कनेक्टेड दैट आई विल एक्सप्लेन। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके साथ 10-12 केसेस का कनेक्शन है, उसको लास्ट में टच कीजिएगा, क्योंकि 1-2 एक्सपेक्ट यदि छूट गया तो नंबर बड़ा कम मिलते हैं। मैं विक्टिम हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है। लेकिन जो एक क्वेश्चन, एक जजमेंट सेंट्रिक यदि कोई क्वेश्चन है, बड़े आराम से कीजिए, कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, ईज भी है, अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलेगा।
इसमें बहुत कुछ चाहे वो कीजिए ये कीजिए, दोनों को जब इक्वल मार्क्स मिलता है तो कौन चुनना चाहिए? जो रन इजीली मिल जाए उसको ले लेना चाहिए। कोई जरूरी है हर एकदम क्लास मारे क्या मतलब एकदम बगल से कैच होते होते बच्चे और फिर बाउंड्री जाए? So we are at the end today. Tomorrow we will meet again and discuss it again. पहले कुछ सेलेक्टिव कर लेते हैं, देन मैंने इस लिस्ट को जो लिस्ट हमने रिलीज किया है उसको रेसिप्ली करेंगे। 10 सेशन तक तो जरूर लीडिंग केस को करेंगे, बट यदि ये इतना नहीं होता तो थोड़ा कम भी करेंगे, रेस्ट वी विल डू लेटर।